हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो हीट इक्वेशन के बारे में है ना। तो देखो, लास्ट सेशन में अपने वेव इक्वेशन देख ली थी, आपको पता ही है सेपरेशन वेरिएबल के ऊपर होता है। और सेपरेशन वेरिएबल क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए थे। और वेव इक्वेशन क्या होती है, वेव वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, ये मैंने करवा दिए थे आपको, ठीक है ना। अब देखिए, आज जो अपन हीट इक्वेशन करने वाले हैं वो भी सेम टू सेम ही है जो अपन ने वेव इक्वेशन में पढ़ा है ना। सेम टू सेम वही चीज़ें होती है इसमें। यहाँ पे क्या होता है, एक आपने कोई भी रोड ले ली, कोई भी आपने क्या ले ली, एक रोड ले ली, ठीक है। और उसको आप गर्म कर रहे हो एट ए टाइम, आपको बताना है एट ए टाइम पे, कोई टी टाइम पे वो कहाँ पे होगा, गर्म कहाँ पे होगा, कौन से पॉइंट पे। मान लो एक्स कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम टी है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, कब किस टाइम पे होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकालनी होती है अपन को, ठीक है। तो ये आपकी मान लो एल क्या है, आपकी एक रोड है, एल लेंथ की एक रोड ले लिया आपने। और इसके अंदर आपको टी टाइम के ऊपर बतानी होती है भी टी टाइम पे कितना है होगा और कहाँ पे होगा, कितना वो हीट होगा, कितना उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा, वो देखना होता है, ठीक है ना। तो वो अपन देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होगी, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन होगी, और अपनी थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन होगी। ये तीन है, और तीनों बस एक आपको अगर समझ में आ जाती है तो ऑटोमेटिक आप सारी कर ही लेते हो। वैसे भी कोई ज़्यादा इनमें लेंथ ही नहीं है। वैसे मैंने कल आपको वेव इक्वेशन करवा दी है, तो वेव इक्वेशन आपने अच्छे से कवर कर लिया तो हीट इक्वेशन ऑटोमेटिक ही हो जाएगी वैसे भी। तो देखो, एकदम जैसे आप मान लो वेव इक्वेशन अगर आप समझ पाते हो तो हीट वेव और लाप्लास जो सारी की सारी अपनी एक जैसी है ये। तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, और जो डिफरेंस है वो आपको पता लगता जाएगा। अच्छा, एक बात, कल अपने वेव इक्वेशन कवर की थी, आपको बताइए, कल अपने वेव इक्वेशन कवर की थी तो उसके अंदर अपने थ्री केस लिए थे, आपको पता है क्या आई थी, अपनी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती थी, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू तीन पार्ट में कन्वर्ट होती थी, आपको पता है भी। वो कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। तीन केस आपके वहाँ पे अराइज हुए थे, आपको माइंड में होगा, वेव इक्वेशन के अंदर हुआ था ना। उन तीन केस में अपन ने जीरो लेके देखा था, फिर अपन ने पॉजिटिव लेके देखा था, और नेगेटिव लेके देखा था। तो वहाँ पे एक अपन ने ए लिया था, जैसे ए अपने लिया था ग्रेटर देन जीरो है, या ए आपका लेस देन जीरो है, तो अपन ने यहाँ पे क्या माना था, एक ए मान लिया था, जो कि आप ए स्क्वायर मान लो या पी स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे आप पी स्क्वायर मान लो। तो वहाँ पे मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर या के स्क्वायर मान लिया था, और मैंने आगे क्वेश्चन जो सारा का सारा ए स्क्वायर में कर दिया था, है ना, पूरा का पूरा, और यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर लिख दिया था। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो इस मिस्टेक को आप ए स्क्वायर कन्वर्ट कर लेना। बाकी मैंने जो पीडीएफ जो आपका अपलोड किया ना, नोट्स है, उसके अंदर मैंने ए स्क्वायर कर दिया यहाँ पे एज इट इज़, वापस वैसे ही मैंने इसको कवर कर दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे पी स्क्वायर लेके चलते हो, क्या लेके चलते हो आप यहाँ पे मान लीजिए पी स्क्वायर लेके चलते हो, तो इस पूरे क्वेश्चन को आपको पी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे ए स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ए स्क्वायर के रूप में पूरे क्वेश्चन को सही कर दिया था पीडीएफ के अंदर। क्वेश्चन के अंदर वो छोटी सी मिस्टेक थी, वो मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है ना। तो वो आप कर लेना। तो ये थोड़ा सा डाउट था जो कि मैं सोचा इसको कवर कर देते हैं। चलिए, अब अपना जो है ना हीट इक्वेशन अपन कवर करते हैं। हीट इक्वेशन में क्या है, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू के डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में यू का, या अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अपन ने जस्ट क्या किया, इस के को इधर डिवाइड में लेके आ गए, तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई के डी यू बाई डी टी आ गया, है ना। अब इसकी बाउंड्री कंडीशन जैसे अपनी उसके अंदर थी, वेव इक्वेशन के अंदर सेम टू सेम आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका है जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू एल है, ठीक है। और जो यहाँ पे जितनी भी हीटिंग इफेक्ट होगी वो यहाँ पे आपका जीरो रहेगा, यहाँ पे भी जीरो है, और एंड पॉइंट यानी बाउंड्री कंडीशन पे आपका वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्योंकि देखो, यहाँ से आपका कोई टाइम नहीं है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे यानी आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वो एक तरीके से गर्म होता जाएगा। गर्म होगा, पहले तो गर्म ही होगा, क्योंकि जैसे उसको आप हीट करोगे तो वो गर्म होगा, और फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज भी होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसमें। अब अपन देखते हैं, इसकी इनिशियल कंडीशन भी आपको दी हुई होती है, वही जो अपन ने वेव इक्वेशन में देखी थी भी। आपकी इनिशियल कंडीशन आपकी एफ एक्स के ऊपर है, जब आपको उसको स्टार्ट करते हो
टी इज इक्वल टू जीरो होता है जो आपको मान लो जब आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, उसको हीट कर देना स्टार्ट करते हो उससे पहले, है ना। तो इनिशियल कंडीशन आपकी यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, टी इज इक्वल टू जीरो एट पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, वो इक्वेशन है जो आपको ऊपर दिख रही थी। अज्यूम अपन क्या करते हैं, सेपरेशन वेरिएबल से ये लेते हैं, यू एक्स डी टी क्या होता है, एक्स किसका है, एक्स का है, और टी आपका है, टी का ये फंक्शन होते हैं जो ओनली फॉर ओनली एक्स जो होता है एक्स का ही होता है और टी होता है वो टी का होता है। ये मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, है ना। तो आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, लिखना चाहो तो भी एक्स एक्स का वेरिएबल होगा ओनली फॉर ओनली, और टी टी का होगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन ने क्या किया यहाँ पे, अपन ने क्या किया यहाँ पे, डेरिवेटिव किया, इसका डबल डेरिवेटिव किया अपन ने एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपन यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखो अपन ने डी स्क्वायर बाय डी एक्स इस इस सेकंड इक्वेशन का है, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन का अपन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी आती है, तो अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया अपन ने यहाँ पे, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक्स का करोगे, यानी मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u इज इक्वल टू एक्स टी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दी। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डी स्क्वायर यू बाय में डी एक्स स्क्वायर करोगे तो बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स का तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, टी कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसी तरीके से डी यू बाई डी टी कर रहा हूँ मैं, इसका डी यू बाई डी टी करो जरा, तो डी यू बाई डी टी में क्या आ जाएगा भैया, आपका टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी का टी डैश आ जाएगा और एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो देखो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो डी यू बाई डी टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स टी डैश, है ना, और के इंटू में डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स डबल डेरिवेटिव टी, है ना, एक्स डबल डैश टी आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एक्स टी डैश इज इक्वल टू के एक्स डबल डैश टी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टी डैश एज इट इज पढ़ा, ये एक्स टी है वो डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे एक्स डैश एज इट इज पढ़ा है और ये एक्स है वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, और इज इक्वल टू आपने यहाँ पे पी कोई कॉन्स्टेंट ले लिया। अब ये पी कॉन्स्टेंट क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि ध्यान से देखो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था वेव इक्वेशन के अंदर भी, और यहाँ पे बता देता हूँ भी, जब आपकी ये दोनों की दोनों कंडीशन इक्वल आ रही है, ये पी एक बार चलो आप भूल जाइए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल तो आ ही रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कहीं ना कहीं यही चीज़ आने वाली है। अब ये दोनों क्या है, वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल कब हो सकती है, आपको पता है, दोनों वैल्यू इक्वल तभी हो सकती है जब कहीं ना कहीं ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, और वो दोनों की दोनों कांस्टेंट वैल्यू दोनों इक्वल है। तो कहीं ना कहीं अपन मान लेते हैं वो किसी कांस्टेंट किसके इक्वल, पी के इक्वल है। तो अपन ने यहाँ पे यही माना था भी, लेट अस सपोज दैट दिस वैल्यू इक्वल टू एनी कांस्टेंट पी, ये अपन यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसको पी के इक्वल पुट कर देंगे, कर दोगे पी के इक्वल पुट। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पी के इक्वल पुट, ठीक है। अब अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, पहले तो इसके इक्वल पी रख दो और फिर इसके इक्वल पी रख दो। तो देखो टी डैश बाई के टी इज इक्वल टू पी, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इधर लेके आ गया इसको मैं, तो देखो टी डैश एच टी और टी डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू के पी। ये आपकी ए इक्वेशन आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, आप देना चाहो तो 3/4 भी दे सकते हो, मैंने इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ पे ए नाम दे दिया और नेक्स्ट को मैंने बी दे दिया। तो देखो इसको मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर तो देखो यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स डबल डैश माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपकी बी इक्वेशन आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देयर आर 3 कंडीशंस फॉर कांस्टेंट के, आपको पता है यहाँ पे 3 केस है वो राइज होंगे, 3 कंडीशन आपकी होगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी वो मैंने आपको वेव इक्वेशन में बताई थी भी, कांस्टेंट वैल्यू है उसकी 3 कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी भी, वो आपका 0 हो जाए, वो आपका नेगेटिव हो जाए, या वो आपका पॉजिटिव हो जाए। यही बात है भी, वो आपका या तो 0 हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव, या फिर वो पॉजिटिव। ये कंडीशन आपको मिल सकती है किसी भी कांस्टेंट की, मिल सकती है ना। तो देखो ये तीनों केस अपन को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे, और तीनों केस को अपन को देखना पड़ेगा भी टी पे डिपेंड कौन सी वैल्यू कर रही है भी, पॉजिटिव के अंदर टी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, नेगेटिव के अंदर कर रही है यानी टाइम के ऊपर, या पॉजिटिव के ऊपर रही है। तो ये चीज़ें अपन देखेंगे अब। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट में अपन ने क्या लिया, केस फर्स्ट में अपन ने ये लिया भी पी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया 0। अब आपको पता होगा पी इज इक्वल टू 0 अपन ने क्यों लिया, क्योंकि अपने 3 केस है और ये तीनों केस अपन को डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला केस अपन ने 0 के ले लिया, ठीक है ना। अब आप p इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो ध्यान से देखो, जब आप ये वैल्यू किस में पुट करोगे, इस a और b इक्वेशन में आपको पुट करना है एक तरीके से, a और
बी के अंदर ही आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन है एज इट इज़। तो इसको मैं अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को मैं टी डैश इज इक्वल टू के पी टी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखो पी की वैल्यू जीरो है, तो जब आप पी की जगह जीरो वैल्यू पुट करोगे तो कहीं ना कहीं टी डैश आपका जीरो आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। अब आप इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है यहाँ पे टी दे रखा है आपको, तो टी का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से टी निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका C1 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है और ये चीज़ें आपको पता भी 11th-12th में, क्योंकि अगर मान लो टी डबल डैश होता तो आपका क्या आ जाता बताओ मुझे, तो टी ई डैश इज इक्वल टू आपका C1 आ जाता, और फिर टी निकालते तो आपका क्या आ जाता C1x प्लस में C2 कॉन्स्टेंट आ जाता कोई, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है, ये आपका क्या आ रहा है, एक तरीके से डिक्रीज होता जा रहा है जो आपका इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता ही है, वैसे भी थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बता दी ताकि आपके माइंड में रहे ऐसी चीज़ें, बाकी ये चीज़ें आपके माइंड में भी है। चलो ठीक है, अब आपका यहाँ से देखो टी डैश आपका जीरो आ गया। जब आपका टी डैश जीरो आ गया तो इसको मैं टी इज इक्वल टू C1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद टी इज इक्वल टू C1 भी अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर दी पी की। जब मैं पी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करूँगा तो एक्स डबल डैश भी आपका जीरो आ जाएगा। तो देखो एक्स डबल डैश आपका जीरो आ गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स डैश इज इक्वल टू C2। अब यहाँ पे मैंने C2 कॉन्स्टेंट ले लिया क्योंकि C1 कॉन्स्टेंट अपन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने C2 कॉन्स्टेंट ले लिया। तो देखो अब मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूँ तो देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2x प्लस में C3। तो इसको अगेन अपने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे x आ गया इज इक्वल टू C2x प्लस में C3 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, t इज इक्वल टू C1 का आना और x इज इक्वल टू C2x प्लस C3 का आना। अब आपको पता है uxt इज इक्वल टू क्या था आपका, uxt इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या था, x इंटू में t था, यही था ना। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू है, और t की वैल्यू ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1 इंटू में ये आपका है C2x प्लस में C3। बताओ लिख सकता हूँ ना। तो देखो आपकी ये कंडीशन आ गई, और इसमें आप ध्यान से देख सकते हो भी यहाँ पे कोई t की वैल्यू ही नहीं है, t पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो t की वैल्यू जीरो है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, यहाँ पे t है ही नहीं, तो डिपेंड कहाँ से करेगा। तो ये तो अपन बोल सकते हैं भी इस पर तो डिपेंड करने वाला है ही नहीं, तो इस केस को तो अपन ले नहीं सकते। चलिए फिर अपना आता है पॉजिटिव केस। अपन क्या लेते हैं, जो p है आपका, जो आपका p है उसको अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं, और पॉजिटिव के लिए अपन p को मान लेते हैं कोई q स्क्वायर है, ठीक है ना। q स्क्वायर अपन उसको मान लेते हैं, वेयर q इज एनी नंबर, q कोई आपका एक नंबर है तो उसका स्क्वायर अपन मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो देखो फ्रॉम a एंड b जो आपके ऊपर थी उसी का अपन यहाँ पे यूज कर, माइंड में है आपको। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, p की जगह q स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे इसको t डैश बाय में t इज इक्वल टू k, और p की जगह मैंने q स्क्वायर वैल्यू पुट की थी, यही किया है मैंने यहाँ पे, जस्ट देख लीजिए ध्यान से आप। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कर दिया मैंने। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दूंगा टी डैश बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट के क्यू स्क्वायर डी टी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसका इंटीग्रेट आपको पता ही है भी, कोई नीचे आपको फंक्शन दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर दे रखा है, तो उसको आप log टी के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हो, और यहाँ पे के क्यू स्क्वायर यहाँ पे टी आ जाएगा क्योंकि डी टी, और प्लस में आपका C1 भी आ जाएगा ना। अब आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर दो, एक्सपोनेंशियल यूज कर दो। तो देखो ये e से log कट जाएगा तो t इज इक्वल टू ई की पावर के क्यू स्क्वायर टी प्लस में C1 आ जाएगा। अब आपको पता है पावर जो होती है, पावर के अंदर e के एक्सपोनेंशियल के अंदर आपको कुछ दिया है, e की पावर में कुछ भी दिया है तो उसको आप प्लस में दिया है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिख भी सकते हो। तो देखो e की पावर C1 e की पावर के क्यू स्क्वायर टी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, e की पावर के क्यू स्क्वायर टी लिख दो, और यहाँ पे जो आपका ये है इस वैल्यू को आप क्या लिख दो, सी डैश, एक अलग नाम दे दिया आपने यहाँ पे, तो ये सी डैश हो गया। तो इस तरीके से आपकी टी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो बी इक्वेशन अपनी थी, तो यहाँ पे मैंने पी की जगह क्यू स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी की जगह अपने डी बाई डी एक्स यूज किया जो कि अपन ने वेव इक्वेशन में भी यूज़ किया था। तो अब अपन यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ कर देंगे, वो आपको करनी आती है। तो देखो एम स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस क्यू, क्या आ गई, प्लस माइनस क्यू आ गई। तो प्लस माइनस क्यू आ गई तो एक्स के लिए क्या आएगा, C2 ई की पावर क्यू एक्स प्लस में C1 ई की पावर माइनस क्यू एक्स, ये आ जाएगा आपका।
इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू एक्स की आ गई और वाई की वैल्यू, टी की वैल्यू कौन सी आई थी, सॉरी टी की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन अपन कंप्लीट कर देंगे यहाँ से, तो यू एक्स टी टी क्या आ जाएगा, सी वन सॉरी सी डैश ई की पावर के क्यू टी, यही आपका आया था, ये देखो टी आया था ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्स की वैल्यू ये लिख दी मैंने यहाँ पे, अरे लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका टी है, यहाँ पे आपका क्या है, टी है, और टी जब आपको यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंशियल के पावर की वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो एक्सपोनेंशियल की पावर की वैल्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी वैल्यू ही आपकी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, तो वो तो आपका पॉसिबल है नहीं, है ना। टाइम के साथ साथ क्या होगा, कोई भी आप मान लो टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसकी जो हीटिंग इफेक्ट है वो तो कम ही होगा ना, ज़्यादा थोड़ी ना होगा। लेकिन यहाँ से तो क्या हो रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है आपका भी, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो। भी मान लो आपने क्या किया, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने क्या लिया, कोई हीटर जो आता है, अपने हीटर आता है नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं घर में, तो आप कोई हीटर लेके आते हो, उस हीटर को आपने चला के छोड़ दिया 1 मिनट, मान लो 2 मिनट आपने चलाया उसको, 2 मिनट चला के उसको छोड़ दिया आपने उसको चला करके, छोड़ने के बाद उसको आपने प्लग ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया आपने, जितना वो जलना था जल गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट तो कम ही होगा ना भी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसमें से जो हीट है वो कम होती जाएगी ना जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, है ना। भी मान लो स्टार्टिंग में आप मान लो 30 सेकंड पे आपने बंद किया, 29 पे जाओगे कम हो जाएगा, 28 पे जाओगे थोड़ा कम होता जाएगा, लास्ट में जैसे ही आप 1 सेकंड पे जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका हीटिंग इफेक्ट एकदम क्लोज हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है इसकी, भी जैसे जैसे आप टी बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप टी बढ़ाते जा रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है आपका, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये क्या बोल रहा है, आपका हीटिंग इफेक्ट है ना वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, आपको पता ही है ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं भी ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो आई होप आप ये भी बात समझ पाए होंगे भी पॉजिटिव केस के लिए भी अपनी जो टाइम टी के लिए अगर अपन निकालना चाहें तो ये भी अपना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपना ये केस भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये भी आपका केस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब लास्ट वन जो अपना आता है वो ये आता है भी अपन p की वैल्यू क्या ले लें, अगर नेगेटिव ले लें तो देखिए व्हेन p इज नेगेटिव तो p इज इक्वल टू अपन माइनस क्यू स्क्वायर लेंगे, और ये माइनस क्यू स्क्वायर अपन a और b के अंदर वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। वैल्यू के अंदर पुट करना ही आता है आपको, तो t डैश बाई टी इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर के, एंड यहाँ पे आपका क्या आएगा, इंटीग्रेट कर दोगे आप, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये log t में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा जस्ट, तो जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर के टी प्लस में c1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था इसको मैंने नया नाम ले लिया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे सी डैश अपने नया नाम ले लिया, तो एक्स डैश ये अपना सेकंड आ गया, एक्स डबल डैश क्यू स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस में हो गया क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या बना गया, प्लस बना गया, तो ये प्लस हो गया। तो डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी अपने क्या कर दी, एक्सुअलरी इक्वेशन की यूज़ कर दिया, तो एक्सुअलरी इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ किया तो एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस क्यू। और जब आपको पता है एम इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस आई क्यू आ जाए, आयोटा क्यू आ जाए, इसका मीनिंग आपका वहाँ पे कोसाइन साइन फंक्शन आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, C2 कोस क्यू एक्स प्लस C3 साइन क्यू एक्स। तो अब अगर इसको अपन साथ में लिखें, एक तो ये है और एक अपना x ये है, तो इनको एक साथ लिखेंगे अपन यू एक्स डी टी के अंदर, तो c डैश ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर के टी, C2 के कोस क्यू एक्स और C3 साइन क्यू एक्स, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो भी जैसे जैसे आप t बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन नेगेटिव के अंदर बढ़ती जा रही है। तो e की पावर जैसे जैसे आप नेगेटिव के अंदर बढ़ाते जाओगे, मान लो नेगेटिव पहले 20 थी, फिर नेगेटिव आपकी 300 203 हो गई, या फिर आपकी मान लो 32 हो गई, जैसे जैसे इस वैल्यू को बढ़ाओगे ना तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब ये वैल्यू कम होती जाएगी इसका मीनिंग उसका हीटिंग इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है, तो ये सारी की सारी वैल्यू उस टाइम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है ना कि पॉजिटिव के अंदर, है ना। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो किस तरीके से अपन ने देखा डिफरेंस भी जीरो के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे टी का कुछ रोल ही नहीं था।
अच्छा, फिर अपन ने पॉजिटिव देखा, लेकिन पॉजिटिव के अंदर टाइम के साथ साथ उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा था, लेकिन ये पॉसिबल वैसे भी नहीं है। फिर अपन ने नेगेटिव के अंदर देखा भी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट भी कम होता जा रहा है। इसका मीनिंग ये केस अपने लिए अवेलेबल है और इसमें अपन वो सारा का सारा यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा हीटिंग इफेक्ट, समझ में आया आपको हीट इक्वेशन? तो देखिए अपना काम तो यहाँ तक हो जाता है, लेकिन जो बाउंड्री कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन होती है, वो अपन आगे यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखानी होती है अपन को, है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन लास्ट में लिख देंगे, सिंस फिजिकल नेचर ऑफ एनी हीट इक्वेशन आर शो बाय सॉल्यूशन फिफ्थ, सो फिफ्थ बिकम्स सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या है, वो हीटिंग इफेक्ट आपका शो कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो इसको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसकी बाउंड्री कंडीशन की बात अपन कर लेते हैं। तो देखो बाउंड्री कंडीशन, पुट x इज इक्वल टू 0 इनटू 7th। अपनी जो इक्वेशन फिफ्थ है, यहाँ पे अपना फिफ्थ इक्वेशन है ये। तो जब आप फिफ्थ इक्वेशन में क्या पुट करोगे, क्या पुट करना है आपको फिफ्थ इक्वेशन में? फिफ्थ इक्वेशन में आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है। तो जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी, ठीक है ना। तो देखो मैं ना थोड़ा सा जब स्टडी करते हैं ना अपन, तो जब मैं क्लास लेता हूँ ना, ये मेरे में थोड़ा सा ज़्यादा वीक पॉइंट है। मैं क्लास को भर देता हूँ, पूरे नोट्स को ही मैं कवर कर देता हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ पाता है। हर एक चीज़ को मैं इतनी ज़्यादा डीपली में बता देता हूँ कि वहाँ पे पेन चला चला के उसको एकदम भर देता हूँ। तो देखिए ये अपनी इक्वेशन थी फिफ्थ, यही थी ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इनिशियल कंडीशन क्या थी, x 0 आपको पता ही है। तो x की वैल्यू अपन ने 0 ली थी, कहीं ना कहीं x की वैल्यू 0 ली थी। तो अपन यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले रहे हैं। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लूंगा, तो देखो cos 0 तो आपको पता है 1 होता है, cos 0 तो आपका 1 होता है। तो देखो यहाँ पे C2 इंटू 1 आ गया, क्योंकि cos 0 आपका 1 होता है। लेकिन साइन 0 आपका 0 ही होता है, तो प्लस 0 आएगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपका क्या आया, यहाँ से ये चीज़ तो आपकी 0 पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि सी डैश आपका कोई कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियल की पावर में दे रखी है आपको, ये चीज़ वैसे ही कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ भी आपकी 0 हो गई, अगर ये चीज़ आपकी 0 हो गई, तो सारी की सारी वैल्यू ही आपकी 0 हो जाएगी। तो ऐसा तो अपना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि टाइम टी के साथ साथ वो कम होता जा रहा है, ये अपन को दिखाना होता है। लेकिन अगर अपन ने इसको ही 0 बना दिया, फिर तो अपना काम कोई काम का ही नहीं रहेगा, है ना। जो अपन ने वैल्यू निकाली वो तो कोई काम की नहीं रहेगी। तो ये चीज़ तो अपनी 0 पॉसिबल है नहीं। तो कौन सी पॉसिबल है, तो अपना जो ये C2 है ना, वो पॉसिबल है। तो अपन को C2 को साथ में लेके चलना पड़ेगा, भाई तू 0 बन जा, क्योंकि इसको तो हम बना नहीं सकते। क्योंकि इसको अगर अपन 0 बना देते हैं तो अपना काम चलेगा नहीं, क्योंकि अपनी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में, तो है ना। तो यहाँ से अपन को क्या पता लगा भी, भाई साहब आपको C2 है ना, उस C2 को 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं C2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ये सारी की सारी वैल्यू 0 की इक्वल है। ये सारी की सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए भी इन दोनों फैक्टर में से एक ऐसा फैक्टर होगा जो 0 आपका होगा ही होगा। आप बोल सकते हो ये बात भी इसमें से कोई ना कोई एक फैक्टर है वो 0 होने वाला है। तो इनमें से एक फैक्टर 0 होगा, ये तो आपका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर अपन ने इसको 0 बना दिया ना, तो फिर तो अपना केस जो अपन ने बोले थे भी यहाँ से अपना केस ये बन सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो इसलिए ये तो अपन 0 ले नहीं सकते। तो किसको 0 लेना पड़ेगा? C2 को। तो देखो C2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं टी के लिए, अपने दो केस थे इस तरीके से। तो अपन देखते हैं अब एक्स टी के लिए। तो अपन ने क्या ले लिया अब, एक्स टी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, C डैश जो आपका है, या आप C1 बोल दो, C डैश e की पावर -q² KT एंड यहाँ पे C3 sin QX आ गया। क्या आ गया? C3 sin QX आ गया। अपन ने जस्ट कुछ नहीं किया, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी उस इक्वेशन के अंदर। C2 की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे C2 की वैल्यू 0 पुट करी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फिफ्थ, पुट C2 वैल्यू, ऐसे लिख दो, पुट C2 वैल्यू इन इक्वेशन फिफ्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन में जैसे ही मैंने क्या वैल्यू पुट की, C2 की वैल्यू 0 वैल्यू पुट की, तो देखो यहाँ पे आप C2 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आपका 0 बन जाएगा, इतना सा 0 बन जाएगा। तो आपका क्या बचेगा फिर, C डैश e की पावर -q² KT C3 sin QX बचेगा। क्या आप ये बात बोल सकते हो? हाँ जी बोल सकते हो आप। अब अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे,
अपन ने क्या कर लिया, जो सी डैश था उसको अपन ने एक नया नाम ए दे दिया यहाँ से, और ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर के टी एंड साइन क्यू एक्स, इसको अपन ने एर्थ इक्वेशन नाम ले लिया। ठीक है, अब देखो अपन ने x इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया था। अब अपन l के लिए करेंगे, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन आपने देखी थी u और l दो थी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू एल इनटू एर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं l पुट कर लेता हूँ, तो देखो क्या आएगा, a ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर के टी एंड साइन क्यू x की जगह l आएगा, है ना। तो यहाँ पे l आएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इन दोनों में से एक वैल्यू 0 होगी, कौन सी होगी बताओ। आपको पता है ये तो अपन ले नहीं सकते, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी पिछली कंडीशन में। देखो ये तो अपनी पॉसिबल होगी नहीं, तो क्या पॉसिबल होगा, ये साइन क्यू एल है ना, ये 0 पॉसिबल हो सकता है। तो आपको पता है साइन क्यू एल इज इक्वल टू 0 है, तो अपन 0 किसको लिख सकते हैं, साइन एन पाई जो होता है ना वो आपका 0 ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी 0 ही होती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं साइन क्यू एल इज इक्वल टू साइन एन पाई, लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से ये साइन से साइन भाई साहब कट जाएंगे, साइन से साइन भाई साहब कट गए, तो क्यू एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एन पाई आ गया। अरे आया कि नहीं आया, आया ना समझ में। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपकी क्या आई, एन पाई बाई में एल आ जाएगा, एन पाई बाई में एल आ जाएगा, और एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 तक जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि जैसे आप एन की वैल्यू रखोगे, 2 की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन क्या करेंगे, जो आपकी Q की वैल्यू आई है ये अपन पुट कर देंगे किसमें, वो इक्वेशन जो अपनी ऊपर थी इसमें, जिसको अपन ने यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था। देखो यहाँ तक तो अपन ने एर्थ इक्वेशन मान ली थी, एर्थ इक्वेशन मान ली थी। तो आप चाहो तो इसमें पुट करो, किसमें, एर्थ इक्वेशन में, इसमें पुट कर लो तो अच्छा रहेगा, तो इसमें ही आप पुट कर लो चाहे। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यू एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर, यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू पुट की है, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर आएगा, और इनटू में के टी है तो के टी का के टी आ गया। फिर साइन, फिर क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आएगी, लेकिन यहाँ पे इनटू में एल और है, तो ये ऊपर एल लिखूंगा तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो नीचे एल बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन पाई एक्स बाय में एल आ जाएगा, है ना। तो मैंने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये आएगा। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप देखो इसमें एर्थ इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो कि ये वाला एक्स आया और क्यू की वैल्यू ये आई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप पुट नहीं करना, क्योंकि ये तो एल टी आ गया, अपन को तो एक्स टी में पुट करना है ना, तो ये आपको नहीं करना है, ये वाला केस नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपका एन पाई एक्स बाई एल आ जाए, क्योंकि देखो आपको क्यू की वैल्यू पुट करनी है, क्यू क्या था, एन पाई एल, और एक्स इंटू में था ही, तो एन पाई एक्स बाई में एल आ जाएगा। देखो एन पाई एक्स बाई में एल, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक 9th इक्वेशन बन जाएगी यहाँ तक, है ना। तो अपन जनरल सॉल्यूशन अपन फर्स्ट इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन जीरो टू इन्फाइनेट ए एन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी बाई में एल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई में एल, समेशन रूप में आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपकी 10th इक्वेशन आ गई, है ना। अब अपन 10th इक्वेशन में टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब आप टी इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो यू एक्स 0 क्या आ जाएगा, समेशन एन जीरो टू इन्फाइनेट ए एन ई की पावर, यहाँ पे टी की जगह 0 वैल्यू पुट कर दी, तो ई की पावर 0 आपको पता है ये 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये साइन एन पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू एफ एक्स आपका आ जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, समेशन एन जीरो टू इन्फाइनेट ए एन साइन एन पाई एक्स बाई में एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ साइन एम पाई एक्स बाई एल से आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिमिट 0 से एल लेकर के इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 से एल लिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स लगाया, और इसके साथ मल्टीप्लाई आपको किसकी करनी है, साइन एम पाई एक्स बाई एल, यहाँ पे भी लिख दिया अपन ने, डी एक्स लगा दिया, समेशन एन जो जीरो इन्फिनिट ए एन 0 से एल इंटीग्रेट कर दिया, साइन एन पाई एक्स एल, और इनटू में अपन को वही चीज़ लगानी है दोनों तरफ, क्या, साइन एम पाई एक्स बाई में एल डी एक्स। अब ये क्यों लगाई है, क्योंकि आपकी ये एक प्रॉपर्टी, एक कंडीशन होती है, ये आपने कंडीशन बीएससी के अंदर देखी होगी, क्या होती है, 0 से एल अगर आप ले रहे हो, साइन एम और साइन एन अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो आप उसकी वैल्यू एल बाई टू ले सकते हो,
और अगर इक्वल नहीं आती है तो उसकी वैल्यू आप 0 लेते हो। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो देखिए क्या आएगा, 0 से L, यहाँ पे अगर आप इक्वल वैल्यू लेते हो तो एफ एक्स साइन एम पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए एम आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या ले लिया, ए एन और ए एम दोनों इक्वल ले लिए, तो यहाँ पे ए एम आ गया और ये एल बाई 2 आ जाएगा आपका। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई एल 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई में एल डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यू एक्स टी टी क्या आ जाएगा आपका, समेशन एन 0 टू इन्फाइनेट ए एन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई के टी बाई में एल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई में एल आ जाएगा, वेयर ए एन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी क्या, 2 बाई एल 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई में एल डी एक्स। ओके दोस्तों, है ना एकदम इंटरेस्टिंग सा। देखो थोड़ा सा माइंड तो यूज़ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया था, स्टार्टिंग में अपन ने एक इक्वेशन ले ली थी। देखो मैं एक बार और इसको कवर करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिया था, एक इक्वेशन आपने ली थी, उस इक्वेशन में आपने एक अज्यूम कर लिया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, जो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। फिर आपने क्या किया, डबल डेरिवेटिव्स इसको डबल सिंगल डेरिवेटिव इसका किया, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद आपने ये दो इक्वेशन बनाई, कांस्टेंट पी आपने लिया था इसके इक्वल, ठीक है। इसकी तीन कंडीशन बनी थी, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये तीनों आपने देखा, जीरो के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, पॉजिटिव के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, नेगेटिव के लिए पॉसिबल हो गया था। फिर अपन नेगेटिव कंडीशन ले ली थी और इसका बाउंड्री कंडीशन आपने अभी अभी प्रूव कर लिया, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसकी बाउंड्री कंडीशन और आपकी इनिशियल कंडीशन आप इसमें सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो। तो दोस्तों है ना एकदम ईजी सा पार्ट, तो इसको आपको करके देख लेना है। अब यहाँ पे ये जो इनिशियल कंडीशन है टी इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये फॉर इनिशियल है, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन है ये। तो यहाँ से आप इसको भी आगे कर सकते हो, है ना दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग सा। तो देखो इसको आपको करना है। नाउ नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है सोल्व टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। एकदम ईजी सा पार्ट है, इसको भी अपन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आपने कर रखा है, कोर्स आपका अवेलेबल है MGOC का, MSc सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का आपका जो कोर्स है वो चल रहा है। अदर यूनिवर्सिटी, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी कोर्स आपको अगर कंप्लीट करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपना फुल जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी है ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो आपका कोर्स कंप्लीट जरूर करवाया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। सोल्व टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, बस दो आ गए यहाँ पे फंक्शन, ऊपर अपन एक था, यहाँ पे दो आ गए। तो देखो यहाँ पे टू डायमेंशनल के अंदर क्या ले लिया अपन ने, एक ले रहे हैं तो एक तरीके से अपन एक प्लेट ले ली, वहाँ पे तो एक सर्कल, मान लो आपने एक रोड ली थी, अपने एक प्लेट ले ली दोनों तरफ से, है ना। तो एक प्लेट ले ली, उसके अंदर अपन को बताना होता है इसमें सिंपली। तो देखो वही सेम चीज़ें हैं। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, नॉर्मल सी चीज़ें बताऊँगा बस। देखो ये आपकी इक्वेशन होती है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाई में डी वाई स्क्वायर, 1 बाई के डी यू बाई में डी टी होता है। तो अज्यूम अपन कर लेते हैं वही इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। ये आती है आपकी यू एक्स वाई टी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, टी इंटू टी, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ओके। ये आपकी सेकंड इक्वेशन अपन ने मान ली। अब आपको वही करना है, सबसे पहले आप निकाल लो डबल डेरिवेटिव इसका, फिर डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लो, फिर टी के रिस्पेक्ट में आप यू का निकाल लोगे। ये तो निकालना आता ही है भाई। ये आपकी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन आपकी, u इज इक्वल टू एक्स वाई टी। तो u के रिस्पेक्ट में यानी टी यू स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे, x के रिस्पेक्ट में करो तो x डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई टी एच लिख दोगे। इसी तरीके से आप मान लो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो भाई y का आ जाएगा और x टी एच टी लिख दोगे। फिर आप u का कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में तो भाई t का आ जाएगा और x वाई एच टी आ जाएंगे ना। तो इस तरीके से आपके ये तीनों केस आ जाते हैं। ये तीनों की तीनों वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है। तो पुट दीज वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, कर दोगे। फिर अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड एक्स वाई टी से। ये मैंने वेव इक्वेशन के अंदर भी आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब ये एक्स वाई टी से अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास एक किस तरीके का रिजल्ट बन जाएगा, एक्स डबल डैश बाई में एक्स। क्योंकि देखो इसको आप डिवाइड करो, मैं यहाँ पे डिवाइड लिख के करवा देता हूँ, फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे डिवाइड लगा दिया। कहाँ पे डिवाइड लगा दिया, यहाँ पे एक्स वाई टी, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स वाई टी, यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई टी। तो देखो एक्स वाई टी करूँगा तो आपको पता है ये वाई टी कट जाएगा, यहाँ पे आपका ये कट जाएंगे
और यहाँ पे आपका ये कट जाएंगे, है ना। तो यही आपका बनेगा एक्स डबल डैश बाय में एक्स, वाई डबल डैश बाय में वाई इज इक्वल टू 1/k टी डैश बाय में टी। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, है ना। तो यहाँ पे भी आपको पता है ये वैल्यू जो है इक्वल आई है, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट की इक्वल होगी। तो आप इसको नाम ले लो, इसको नाम ले लो, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा ही होगा। ये बात अपन बोल सकते हैं ना। तो देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दीज वैल्यूज आर इक्वल टू, सो दीज वैल्यू आर इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू है वो इक्वल है, एक दूसरे के साथ इक्वल है तो अपन को पता है कहीं ना कहीं किसी कांस्टेंट की इक्वल ये होगी। तो अपन इसको नाम दे देते हैं माइनस का एन स्क्वायर, और जो वाई डबल डैश बाई वाई है उसको माइनस पी स्क्वायर दे देते हैं। तो 1/k टी डैश बाय में टी होगा, वो इन दोनों का सम ही होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों को क्या होगा, सम ही होगा। तो वो ले लेते हैं अपन माइनस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इसको आप अगर कोई अदर नाम लेना चाहो तो आप इसको एम स्क्वायर भी नाम दे सकते हो, है ना। तो ये जो एम स्क्वायर होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के सम के इक्वल है। आप यहाँ पे माइनस का एम स्क्वायर ले लो ताकि आपके माइंड में रहे, ताकि जो आपका एम स्क्वायर है वो एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, ऐसे आपके माइंड में रह जाएगा फिर रिजल्ट, ठीक है ना। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं अब। तो देखिए सोल्व बाय ए जो अपनी इक्वेशन, बी जो अपनी इक्वेशन अपने बनाई है, ये ए और बी इनको इक्वेशन को सोल्व करना कर लोगे आप। इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये अपना ये आया, फिर अपने इसको क्या कर लिया, ऑक्सिलरी वर्ब में कवर कर लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एन आई, तो एन आई आया गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन कोस एन एक्स और बी एन साइन एक्स। इसी तरीके से सोल्व बी कर लेंगे अपन, कर लोगे इसको भी आप। तो यहाँ से एम इज इक्वल टू पी आई आ गया आपका, तो वाई क्या आ जाएगा, सी पी कोस पी वाई, और यहाँ पे डी पी साइन पी वाई आ जाएगा। इसी तरीके से टी आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या ले लिया अपने, ई एम पी ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये टी है जो क्या है एक्स और वाई का दोनों का है। तो ई की पावर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर के टी आ जाएगा। देयरफॉर आप इन तीनों को एक साथ लिख सकते हो, तो यहाँ पे इन तीनों को एक साथ अपन ने लिख दिया, ठीक है ना। ए एन कोस एन एक्स, बी एन साइन एन एक्स, और कोस पी वाई, डी पी साइन पी वाई, ई एम एन ई की इनवर्स एन स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर के टी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये पी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे आपका पी स्क्वायर है। तो एक दो मिस्टेक हो तो आप कवर कर लिया करो, बाकी मैं बता ही देता हूँ, मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों का सम ही होगा यहाँ पे, तो ये एन स्क्वायर और पी स्क्वायर आएगा। तो मैंने यहाँ पे एम स्क्वायर लिखना था, तो आप चाहो तो इन दोनों की जगह एम स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने माना था, क्या माना था भी, एन स्क्वायर पी स्क्वायर के आपका एम स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको एम स्क्वायर भी लिख सकते हो दोनों की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो होता है 2 डायमेंशनल के अंदर हीट इक्वेशन कंप्लीट होता है। प्रूफ अगर इसका पूछा जाए तो आप इसको कर सकते हो सिंपल तरीके से, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं, वो अपना आता है 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सेम टू सेम जैसे अपन ने 2 किया है वैसे ही थर्ड हो जाएगा। तो देखो इसमें 3 आ गई इक्वेशन, डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, और ये है टी के रिस्पेक्ट में। तो अपन क्या कर लेंगे, एक इक्वेशन ले लेंगे, वही एक्स वाई जेड टी ले लिया। तो यहाँ पे इसका कर लिया अपने डिफरेंशिएशन, इसका भी कर लिया इन तरीके से। अब ये सारी की सारी वैल्यू है वो इक्वेशन पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो कहीं ना कहीं अब अपन वही डिवाइड करेंगे एक्स वाई टी से। तो एक्स वाई टी से डिवाइड करना है, तो काफ़ी बच्चे एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे टी का भी है तो एक्स वाई टी से करना होता है डिवाइड। तो एक्स वाई टी से अपन को डिवाइड करना होगा। तो एक्स से और वाई से जेड यहाँ पे यही बचेंगे आपके, एक्स डबल डैश वाई में एक्स, वाई डबल डैश वाई में वाई, जेड डबल डैश बाय में जेड इज इक्वल टू 1/k टी डैश बाय में टी। थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी। अब आपको पता है ये वैल्यू इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का जो कांस्टेंट होगा वो भी इक्वल होगा। तो दीज बोथ वैल्यू आर इक्वल, सो इक्वल एनी कांस्टेंट। ये कहीं ना कहीं किसी कांस्टेंट की इक्वल होगी। तो अपन मान लेते हैं एक्स डबल डैश बाय में एक्स है माइनस एन स्क्वायर की इक्वल है, वाई डबल डैश बाय वाई है वो माइनस एल स्क्वायर की इक्वल है, जेड डबल डैश बाय में जेड है वो पी स्क्वायर की इक्वल है माइनस पी के, ठीक है। और टी डैश बाय में के टी है वो किसके इक्वल है, माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो माइनस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू इक्वल ही है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो कहीं ना कहीं ये माइनस से माइनस कट होगा, तो ये वैल्यू इस क्यू स्क्वायर की इक्वल ही आएगी। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, वाई की ये आ जाएगी और जेड की ये आ जाएगी। और टी की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, क्या आएगी टी की वैल्यू, जी क्यू ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर के टी। चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब आपको ये सारी की सारी वैल्यू है पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो,
ये किसकी है, स्टार्टिंग वाले की है, एक्स की, ये वाई की हो गई, ये जेड की हो गई और ये आपकी टी की वैल्यू हो गई, है ना। तो इसको आप चाहो तो जनरल सॉल्यूशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपका जो ये 3 डायमेंशनल कंप्लीट होता है विथ हीट इक्वेशन, है ना। तो दोस्तों आज अपन ने कवर किया है क्या क्या, 1 डायमेंशनल के अंदर हीट इक्वेशन कवर कर ली, ठीक है। 2 डायमेंशनल के अंदर भी हीट इक्वेशन प्रूव कर लिया अपन ने आज। अच्छा जी, और क्या प्रूव किया अपन ने, 3 डायमेंशनल के अंदर भी हीट इक्वेशन आज अपन ने प्रूव कर ली है। अब अपन इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलती जाएगी। और बात करें आपके कोर्स की, तो MGOC जो कोर्स आपका चल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का फ़िलहाल अभी आपका चल रहा है MSc का, ठीक है ना, ये आपका कवर करवाया जा रहा है। बाकी आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिलेबस है, जब कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स है वो तैयार करवा सकते हो। अपना जो चैनल है वो तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हो, नहीं किया तो कर सकते हो। और अपनी चैनल जो है के साथ साथ अपनी जो एप्लीकेशन है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, सेम इसी नेम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी अवेलेबल, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बात करें मेरे से कांटेक्ट करने की, तो आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा अभी, तो वहाँ से आप मेरे से ज्वाइन करिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी फुल हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।